ठीक है, मैं तो इकरार किया, शुक्रिया अदा किया। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें हैं, मगर एक बात है कि ना सिर्फ बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को बल्कि पूरे देश के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को ये सोचना है कि आपने वोट डालने का काम तो किया, मगर आपकी वोट की कीमत क्या है। महाराष्ट्र में यही बात आपसे कही गई थी कि सरकार में आने का है, गवर्नमेंट बनाने का है, नहीं बना सके। बिहार में यही बोला गया कि सरकार बनाने का है, नहीं बना सके। मगर सीमांचल की जनता को लाखों सलाम, उन्होंने एमआईएम पार्टी को अपनी मोहब्बत और अपनी इज्जत और अपनी मेहनत से वहां पर अपनी लीडरशिप को पैदा कर दिया। बंगाल में आज नहीं सरकार बनाना है, बस सरकार 15 साल सरकार है, क्या हुआ मुसलमानों को? आपने वोट दिया, तब भी बीजेपी वहां पर जीत गई। दिल्ली में ऐसे हुआ, नहीं सरकार बनाने का है, आप नहीं बना पाए, आपने वोट दिया, वहां बीजेपी की सरकार आ गई। मेरा मानना यह है कि यकीनन हमको फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस को रोकना है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं निकल सकता कि कोई मुसलमान की पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। आपकी आवाज की जरूरत है। आसाम में देखिए, आसाम में ही बोला गया 50,000 मुसलमानों को हेमंत बिस्व शर्मा की गवर्नमेंट ने उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल तरीके से उनको बेघर कर दिया। फिर वहां पर बोला गया सरकार बनाने, क्या सरकार बनाए बताइए? अगर वही अजमल साहब के ज्यादा एमएलए जीतते तो आपकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस भी होती वहां पर। तो ये चीज है। के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि 100 से ज्यादा सीटों पे धांधली हुई है, तो इसमें आप क्या बोलेंगे? अब वो बताए, आप लोगों को प्रूफ करें कहां धांधली हुई, उनको वो बता सकते हैं, क्योंकि वो तो 15 साल से सीएम रही हैं। अब वो आप लोगों को बताए क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मेरा मानना यह है कि एक वजह एसआईआर भी थी, मगर ममता बनर्जी 15 साल से सरकार में थी और वो देख रही थी कि बिहार में एसआईआर का क्या हुआ। तो उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने जितने नाम कटे गए, उनको हेल्प क्यों नहीं किया आपने? आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, एक सिंबोलिज्म था वो। हैदराबाद में हम लोगों ने, आप देख रहे हैं हमारे ऑफिस में कितने लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं यहां पर। आप तो सत्ता में थे ना, आप तो कर सकते थे। आप कोर्ट को गए, ठीक है, ड्राफ्ट लिस्ट से पहले आप क्या क्या नहीं करना था, चाहिए था आपको। आज भी हम कह रहे हैं कि एसआईआर को सिटीजनशिप से जोड़ना ये गलत है। एनपीआर एनसीआर का कानून है जो मिनिस्टर होम अफेयर्स में आता है। तो मैं आपके जरिए से जहां जहां अब एसआईआर होने वाला है वहां की आवाम से अपील करूंगा कि आप अपने मैपिंग करवाइए और सही तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक्स होने मत दीजिए। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनाइए, बर्थ सर्टिफिकेट है या आपका पासपोर्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है। और महाराष्ट्र में और तेलंगाना में तो हमारे हेल्प डेस्क सेंटर्स चल रहे हैं, और 9 तारीख के दिन औरंगाबाद में मैं खुद जा रहा हूं। वहां पर हम लोग जो एक नया सिस्टम जो क्रिएट करें उसका हम लॉन्च करेंगे ताकि वोटर्स को आसानी हो मैपिंग कराने में। उसके बाद देखिए, ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद मुश्किल हो जाता है। और अंडर एस्टिमेट मत करिए, सिर्फ वोट डालने का मसला नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी सिटीजनशिप से है। तो ये चीजें हैं। और साथ ही साथ जो जो मौलाना हमारे बहादुरगंज के हैं, उनकी एक चलती ट्रेन में उनका जो हत्या कर दी गई है, उस सिलसिले में भी मैंने रेलवे मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब को लेटर लिखा है कि वो इसका इंक्वायरी कराए, क्योंकि मौलाना ने की ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो वो अपनी वाइफ से बात की है कि उनको लोग में ट्रेन में मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। और बरेली पुलिस के पास भी कल मरहूम मौलाना की वाइफ गई थी, बेवा गई थी, वो वहाँ के एमआईएम के लीडर्स के साथ। उन्होंने बातों तक कंप्लेन भी दिया, एक एफआईआर भी इशू हुआ। मगर हम ये डिमांड करते हैं कि रेलवे मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब और रेलवे प्रोटेक्शन
रेलवे की पुलिस और बरेली की पुलिस इसको मर्डर के तौर पर देखें और जस्टिस करें। ये एक खुली मिसाल है, ये हेट क्राइम है। मौलाना का मर्डर हुआ है ट्रेन में, ये हेट क्राइम है और इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और रेलवे पुलिस और रेलवे अथॉरिटीज के पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि उस कंपार्टमेंट में जिसमें मौलाना थे कौन कौन पैसेंजर थे उसमें, और उनको अरेस्ट करना चाहिए, इंक्वायरी नहीं चाहिए, सख्त से सजा होनी चाहिए और मौलाना की मौत को रायगा नहीं जाना देना चाहिए। वो उन्होंने जो हरकत की है उनको कानून के जरिए सख्त सजा मिलनी चाहिए, तभी जाकर मौलाना को और उनके मौलाना की वाइफ को, उनके परिवार को जस्टिस मिलेगा। सर, हेमंत बिस्व शर्मा ने हाल ही में कहा कि जब मैं मनोटीज से मिला, उनसे पूछा कि आपको डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, आपको डॉक्टर इंजीनियर चाहिए या मदरसे, तो उन्होंने कहा कि मुझे रिप्लाई आया मुझे इंजीनियर और डॉक्टर चाहिए, तो मैंने मदरसों में ताला लगवा दिया। हेमंत बिस्व शर्मा को ये समझना चाहिए कि आपने 50,000 मुसलमानों को बेघर कर दिया। उनके सर पे से आपने एक छत को छीन लिया, एक झोपड़ी को छीन लिया। वो बच्चे क्या ना मदरसे को जा पाएंगे, ना डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? आप उनको डिस्प्लेस कर दिए, आप उनको सेलेक्टिव कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज टारगेट करें। क्या बात कर रहे हैं वो, क्या बोलते हैं वो? इतना हेटरेट क्यों है उनको? जो लोग भारत के नागरिक हैं उनको आप भारत का नागरिक नहीं। और उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि हम रात के अंधेरे में बांग्लादेश में उनको ढकेल दिए। या वो क्या भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं? वो बांग्लादेश से हम ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं और बांग्लादेश स्टेबल हो, बांग्लादेश से ताल्लुकात अच्छे हो, ये हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में चाइनीज जाकर बैठ गए, बांग्लादेश में आईएसआई जाकर बैठ रहा है और वो नए फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं और बोले कि रात के अंधेरे में हमने 1000 लोगों को ढकेल दिया बांग्लादेश में। कैसा ढकला आपने? क्या एमएचए ने उसकी इजाजत दी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कमेटी होती है, वो कमेटी तय करती है, फिर वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाता, बताए फॉरेनर्स जजमेंट बताए। तो वो तो आर्बिट्रली माने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी हो चुके हैं, एमएचए का रोल भी अदा कर रहे हैं और उससे हमारे भारत के बांग्लादेश के ताल्लुक खराब हो रहे हैं। तो ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन और हेटरेट के ऊपर ये काम कर रहे हैं वो। सर, असम, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल बीजेपी ने अपने कब्जे में ले लिया, जीत हासिल कर ली है। क्या अगले लोकसभा चुनाव में आपको लगता है इसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा? अगले लोकसभा में तो 29 में है ना। पॉलिटिक्स तो एक डायनेमिक सिचुएशन डेवलप होता है। तो आप भारत की जनता पर आप ज्यादा आपका अंदाजा नहीं है। भारत की जनता बड़ी बाशऊर है और मुझे यकीन है कि 29 में जो हालात होंगे, अभी तो बहुत दिन बाकी है, समझे ना। पॉलिटिक्स में एक दिन भी बहुत दिन होता है, 24 घंटे बहुत टाइम होता है पॉलिटिक्स में। ओके, हाँ, कौन बोल रहे? हाँ, नहीं, क्या कौन पसंद कर रहे? नहीं, मेरा बोलना ये है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज को यकीनन फासिस्ट कम्युनल फोर्सेस को हराना चाहिए, मगर आप अपने वोट से आप तो वोट डाल रहे हैं। हरियाणा में क्या हुआ? फिर आपने वोट डाला दिल्ली में यही बोल के वोट डाला कि सरकार बनाने का है। मुसलमान साहब, तो सरकार बनती नहीं है और आपका इंडिपेंडेंट लीडरशिप आपकी बनती नहीं है, बीजेपी जीतती है। महाराष्ट्र में ये बोले सरकार बनाना है, साथ दीजिए, आपने वोट दिया, क्या हुआ? आपका इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं बनती है। फिर बिहार में ये यही बोला गया, मगर बिहार की सीमांचल की जनता को सलाम, उन्होंने बड़ी हिकमत से, बड़ी बहादुरी से एमआईएम के 5 एमएलए को कामयाब के लीडरशिप बना दी। ये सब, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बंगाल में ममता बनर्जी 15 साल से, आप जाकर देखो मुस्लिम इलाकों में क्या हाल है वहां पर। क्या आपने इंसाफ किया उन लोगों के साथ? गुर्बत उनका मुकद्दर बना के रख दिया। और फिर मालदा मुर्शिदाबाद में लाखों में वहां पे मुसलमान माइग्रेशन करते हैं एज ए लेबर के तौर पर। फिर वही बोला गया नहीं, सत्ता बनाना है, पार्टी क्या बनाए, बीजेपी जीत गई।
बंगाल में पूरे इंडिया में एक ही प्रदेश है जहां पर 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है, कोई स्टेट में नहीं है। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है और 20 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां मुसलमान 30 to 40% है, तब भी बीजेपी जीत रही वहां पर। लोग मुझ पे बहुत उंगलियां उठाते, आजकल बहुत से लोग हो गए जो खाली घर में बैठ के एक आर्टिकल लिखते, 1 मिनट का 2 मिनट यूट्यूब बनाते, जमीन पे नहीं जाते ये लोग। और यही लोग दुश्मन है मुसलमानों के, जो नहीं देख रहे इन चीजों को, जो ये समझते नहीं मुस्लिम लीडरशिप को खाली वोट। अरे वोट डालने वाले कब तक बनेंगे मुसलमान? सिटीजन विद राइट्स नहीं बनेंगे। बताइए, आज आप दारुस्सलाम में बैठे, यहां पर 1000 लोग बैठे हुए, 1 महीने से एसआईआर का काम चल रहा है। बंगाल में क्या टीएमसी ने क्या काम, ये कोर्ट को गए, अरे आप करना था। महाराष्ट्र में जाइए, औरंगाबाद में देखिए, मैं 9 तारीख को जा रहा हूं, वहां पे काम चल रहा है। 60 मुस्लिम मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एडिशनल और एक 2022 है जहां पर 30 to 40% मुसलमान है। क्या हो रहा भाई? फिर इतना सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर खराब क्यों वहां पर? 15 साल से तो सरकार है ना, क्या किया आपने? नहीं, सत्ता में आना है, सत्ता में आना है तो आपका क्या फायदा हो रहा? आपका फायदा हो रहा, मुसलमान का क्या हो रहा? आप तो वोटर कैसे ट्रीट कर रहे हो उनको? पिछले साल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल किया, उसमें 3 लाख तो मुसलमान के कास्ट सर्टिफिकेट थे। वो लॉस नहीं है मुसलमानों को। तो ये चीजों को देखना पड़ेगा। यकीनन मेरी बातों से बहुत से लोग मुत्तफिक नहीं होंगे और वही लोग चौधरी बनकर नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, आपकी आवाज होगी, आपके लिए लड़ने वाला होगा, आपके आंसू को कोई समझने वाला होगा, आपके ख्वाबों को पूरा करने वाला। आप तो सिर्फ वोट डाल के बैठ जा रहे। ममता बनर्जी ने एक बार सही कहा था, मुझे दूधल गाय है, मैंने दूध देने वाली गाय, यही हाल हो गया। एसआईआर के बारे में भी लोग ये बोल रहे हैं कि एसआईआर होने के बाद एसआईआर को फिर सीएए एनआरसी से जोड़ा जाएगा नेशनलिटी। अभी तो ये सिटीजनशिप का टेस्ट हो गया जो नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि एसआईआर को अब सिटीजनशिप से जोड़कर ये गलत कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तय करती सिटीजनशिप को, उसके एनपीआर एनआरसी के रूल्स भी हैं, मगर इसको आप जोड़ रहे। तो इसीलिए इस एसआईआर में सबकी तवज्जो बहुत जरूरी है। ये सिर्फ वोट डालने का मसला नहीं है, ये आपकी सिटीजनशिप को बरकरार रखने का मसला है। और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट भी इसको सीरियस लेंगी। ममता बनर्जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एसआईआर हुआ, समझे, स्टालिन के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एसआईआर हुआ, और क्या हुआ? दोनों हार गए। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट को, अब यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी देख ले उस चीजों को। राहुल गांधी का अभी ट्वीट आया था, आसाम और बंगाल इलेक्शन को बीजेपी ने इसी की मदद से चुरा लिया। अब उनके उस पर मैं कैसे, मैं इतना तो बोलूंगा कि अगर आसाम में अजमल साहब के और मेरे ख्याल से आराम से 6 से 7 एमएलए जीत सकते थे, मगर वही पुरानी बात सरकार बनाने का। अबे सरकार नहीं बना सकते भाई, तुम लोग, तुम मासूम मुसलमानों को धोखा दे रहे हो, सिर्फ वोट हासिल कर रहे हो। नुकसान किसको होगा आसाम में? अब 50,000 तो निकाल दिए, बेघर हो गए। अगर एआईयूडीएफ के ज्यादा एमएलए जीतते, आपकी ताकत दिखती थी ना वहां पर। देखिए, मरने के बाद मेरी खबर पे आके फूल चढ़ाना मेरे से मोहब्बत नहीं है, मुझे बचाना मेरी मोहब्बत की निशानी है। मेरे मरने के बाद खबर पे आके फूल चढ़ा रहे हो, बड़ा हमदर्द नहीं भाई, मुझे जिंदा रखो आप। और जिंदा रहने के लिए आपको अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव और वॉइस की जरूरत है, आपकी लीडरशिप की जरूरत है, जो आपकी होनी चाहिए। आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए। नहीं नहीं, अरे कितने बार हराएंगे? पंडित नेहरू के जमाने से लेके अब तक मुसलमान सिर्फ फिरका परस्ती के खिलाफ वोट दे रहा है ना। ये कम्युनिटी को आपने क्या डेवलपमेंट किया बताओ मेरे को। आप लोगों को मालूम कि बंगाल में पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे, 1962 दिसंबर में श्रीनगर में हजरत बल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक चोरी हो गया, पूरे मुल्क में राइट्स हुआ। 63 जनवरी में
8 लाख मौजूदा बंगाल के मुसलमानों को उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया। हमारी पार्टी का ये मानना है कि यकीनन आप कम्युनल फोर्सेस को हराइए, मगर अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाइए ताकि आपकी इंजस्टिस के खिलाफ, आपकी आवाज के खिलाफ कोई लड़ सके। आप दूसरों को वोट डाल रहे हैं, फायदा क्या हो रहा है? आपको खाली वोटर बन रहे, आप सिटीजन बनिए, सिटीजन विद राइट्स बनिए, शहरी बनिए, लीडर बनिए, नेता बनिए, अपने मुकद्दर के फैसले करिए। ये समझने की जरूरत है। मोदी आ रहे हैं सर, तो वहीं से बीजेपी उनका कैंपेनिंग शुरू करने वाला है प्रत्येक किसान कि तेलंगाना में भी बीजेपी आएगी, वहीं से कैंपेनिंग। अरे आन दो, तेलंगाना में आना दे, प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने आ रहे। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब आएंगे हैदराबाद को, वो मेट्रो के पैसे देंगे, जरा मेट्रो के फेज 2 के उसको जरा पैसे देना चाहिए ना भाई, जरा दे, मेट्रो को दे दे आप। थोड़ा हमारा वो जो प्रोजेक्ट्स है उसमें थोड़ा पैसे दीजिए आप। अब जाहिर है, अब मेरे बोलने के बाद हम इतना दिए, तुम एहसान नहीं कर रहे, इतना दिए एहसान नहीं कर रहे। तेलंगाना का पैसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप यहां पर भी आप इंसाफ करिए तेलंगाना से। तेलंगाना में सेंसस स्टार्ट हो, हाँ सेंसस है, अभी तो हाउस होल्ड सर्वे हो रहा सितंबर तक, फिर उसके बाद उसका दूसरा अलग सर्वे होगा, तो उसमें हिस्सा लेना चाहिए सब। थैंक यू, चलिए।